हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। तो आज हम रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर में आए हुए 28 दिसंबर 2020 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर का मैथ वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे, वो भी बेस्ट अप्रोच के साथ, जो कि आपके रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो स्वागत है आपका नीतीश शर्मा मैथ्स में। तो ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए सीधा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक संख्या में 40% की वृद्धि हुई और उसके बाद 40% की कमी हुई, प्रतिशत में संख्या में शुद्ध परिवर्तन क्या है? तो जब भी किसी संख्या में जितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है और उसके बाद उतने ही प्रतिशत की कमी हो रही है, तो उस संख्या में ओवरऑल कमी होगी और वो कमी होगी .a² के बराबर। और इसको हमको लिखना है 2 डिजिट में। तो क्वेश्चन में हमको a की वैल्यू दी हुई है 40, यानी कि 40 का स्क्वायर, जो कि आ जाएगा 1600। तो हम लिखेंगे पॉइंट, और पॉइंट के बाद हमको 2 डिजिट लिखनी है, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट हम लिखेंगे 0 0, और जो 16 बचेगा वो आ जाएगा पॉइंट के आगे, यानी कि हमको कमी हो रही है 16% की, यानी कि ए ऑप्शन। लेकिन मेरे भाई, आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को बिना पेन उठाए आराम से सॉल्व कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक भिन्न का अंश यानी कि न्यूमरेटर हर से यानी कि डिनोमिनेटर से 2 कम है। यदि अंश को 2 से गुणा किया जाए और हर को 3 से गुणा किया जाए तो भिन्न 2/9 हो जाती है। तो भिन्न क्या होगी? तो इसको हम डायरेक्ट ऑप्शन से उठाएंगे। पहली लाइन है भिन्न का अंश हर से 2 कम है। ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है, तो अंश हर से 2 कम होना चाहिए। तो 5 से 3 2 कम है, ये ठीक है। 9 से 7 2 कम है, ये भी ठीक है। 3 से 1 2 कम है, ये भी ठीक है। 7 से 5 2 कम है, ये भी ठीक है। अब आगे कहा है कि यदि अंश को 2 से गुणा किया जाए, इसको हम 2 से गुणा कर दें, और हर को 3 से गुणा किया जाए, इसको हम 3 से गुणा कर दें, तो भिन्न 2/9 हो जाती है। ये कितना आएगा? 3 दूनी 6 बटा 5 दिया 15। 2/9 नहीं बन रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। इसी तरीके से यहाँ पे 7 को हम 2 से गुणा करेंगे तो 14, और 9 को 3 से गुणा करेंगे तो 27। ये भी 2/9 नहीं बन रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसी तरीके से इसको 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, और 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा। तो 2/9 बन रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा। एग्जाम में आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की मिलाकर औसत आयु 16.8 वर्ष है। लड़कों की औसत आयु 15.4 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 18.2 वर्ष है। तो स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना होगा? तो देखो, हम इसमें डायरेक्ट एलिगेशन लगा देंगे। तो हमको बॉयज़ यानी कि लड़कों की आयु का औसत दिया हुआ है 15.4 वर्ष, और गर्ल्स यानी कि लड़कियों की औसत आयु हमको दी हुई है 18.2 वर्ष, और ओवरऑल दोनों की मिलाकर औसत आयु दी हुई है 16.8 वर्ष। तो यहाँ पर हम 16.8 में से 15.4 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1.4, और 18.2 में से 16.8 माइनस करेंगे तो ये भी आ जाएगा 1.4। तो ये आ गया हमारे पास लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात। तो यहाँ पर 1.4 से 1.4 कट जाएगा, तो अनुपात आ जाएगा 1:1, यानी कि बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2600 रुपये की राशि को 2 हिस्सों में इस प्रकार उधार दिया गया था कि पहले हिस्से पर 10% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, दूसरे हिस्से के 9% प्रति वर्ष की दर से 6 वर्षों के ब्याज के बराबर है। तो 10% पर कितना हिस्सा उधार दिया गया? देखो टोटल राशि कितनी है? 2600, यानी कि 2600 रुपये उधार दिए।
कितने भागों में? 2 भागों में। ये हम पहला भाग मान लेते हैं और ये दूसरा भाग मान लेते हैं। और हमसे कहा है कि पहले हिस्से पर 10% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज। देखो 10% दर दी हुई है, यानी कि 1 साल का ब्याज कितना है? 10%। तो 5 साल का ब्याज हो जाएगा 10 गुणा 5 यानी कि 50%, यानी कि पहले भाग का 50%। तो ये आ गया है पहले भाग पर साधारण ब्याज। और कहा है कि दूसरे हिस्से के 9% प्रति वर्ष की दर से 6 वर्षों के साधारण ब्याज, यानी कि 9% दर दी है तो 1 वर्ष का ब्याज हो गया है 9%, तो 6 वर्ष का हो जाएगा 9 गुणा 6, 9 6 की 54%, यानी कि दूसरे भाग का 54%। ये आ गया दूसरे भाग का साधारण ब्याज। और हमसे कहा है कि ये दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पर प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा 25 बार और ये 2 से कट जाएगा 27 बार। तो पहले और दूसरे भाग का अनुपात आ जाएगा 27:25 और हमको टोटल अमाउंट है 2600, यानी कि इन दोनों का योग कितना है? 2600। यहाँ से योग आ रहा है 25 + 27 यानी कि 52, यानी कि 52 की वैल्यू कितनी है? 2600। तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 2600/52। और हमसे पूछा है 10% पर कितना हिस्सा उधार दिया, तो 10% पे हमने पहला हिस्सा उधार दिया, तो पहला हिस्सा कितना है? 27। तो 27 की वैल्यू निकालने के लिए इसको गुणा कर देंगे 27 से, ये 52 से कट जाएगा 50 बार और 27 गुणा 5 हो जाएगा 25 पंजो 125 और 10 135, 0। ये आ जाएगा डी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 8 भाज्य प्राकृत संख्याओं यानी कि कंपोजिट नेचुरल नंबर्स के माध्य यानी कि मीन और प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं यानी कि प्राइम नंबर्स के माध्य के बीच अंतर कितना होता है? तो देखो प्रथम 8 भाज्य प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी? 4, 6, 8, 9, 10, 12 और 14 और 15। और प्रथम 8 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। अब एक तरीका तो ये है कि आप इन सबको जोड़ के इनका डिफरेंस ले लो, या फिर आप इनका डायरेक्ट डिफरेंस ले लो। 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 8 में से 5 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 9 में से 7 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 10 में से 11 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, 12 में से 13 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, 14 में से 17 माइनस करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, 15 में से 19 माइनस करेंगे तो माइनस का 4 आएगा। तो यहाँ पर माइनस का 4 प्लस का 4 कट जाएगा, -3 से 3 कट जाएगा और यहाँ पर है -1 यानी कि माइनस का 2। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। और हमसे पूछा है इनका माध्य यानी कि मीन। तो मीन निकालने के लिए हम इसमें टोटल नंबर्स ऑफ डेटा का भाग देंगे। तो ये टोटल संख्याएं कितनी हैं? 8। तो इसमें हम 8 का भाग दे देंगे, तो आ जाएगा डी ऑप्शन। और मेरे भाई अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। √3 इकाई भुजा वाले समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटर ट्राइंगल के परिवृत्त यानी कि सर्कम सर्कल की त्रिज्या यानी कि रेडियस क्या होगी? तो समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या यानी कि r बराबर होती है a/√3 और यहाँ पर a क्या है? समबाहु त्रिभुज की भुजा, जो कि कितनी दी हुई है? √3। तो ये आ जाएगा √3/√3 जो कि आ जाएगा 1, यानी कि बी ऑप्शन। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप इसको बिना पेन उठाए भी आराम से सॉल्व कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या से घटाया जाना चाहिए?
तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 1000। अगर हम इसमें से एक और माइनस कर देंगे तो 999 आएगा, जो कि 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो 4 अंकों की इससे छोटी संख्या नहीं हो सकती। और हमसे कहा है कि इसमें से छोटी संख्या कौन सी घटाई जानी चाहिए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। और 1000 से जस्ट छोटा पूर्ण वर्ग होता है 961, जो कि 31 का स्क्वायर होता है। अगर हम यहाँ पर 32 का स्क्वायर लें तो 32 का स्क्वायर होता है 1024, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा। तो हम 961 लेंगे। अब हम 1000 में से क्या घटाएं कि 961 आ जाए, तो हम इसमें से घटाएंगे 39, जो कि आ जाएगा सी ऑप्शन। आप इसे आराम से बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 12% के लाभ पर बेचा गया। अगर इसे 33 रुपये अधिक में बेचा जाता तो लाभ 14% होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो, वस्तु को हमने पहले बेचा है 12% के लाभ पर और फिर हमने बाद में बेचा है 14% के लाभ पर। तो हमको कितना एक्स्ट्रा लाभ हो रहा है, 14 माइनस 12, यानी कि 2% का लाभ ज़्यादा हो रहा है। और हमसे कहा है कि हमने 33 रुपये ज़्यादा में बेचा है, तो 33 वैल्यू हो जाएगी 2% की। तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 33/2। और हमसे पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है, 100%। तो 100 की वैल्यू निकालने के लिए इसको गुणा कर देंगे 100 से। ये 2 से कट जाएगा 16.5 बार, तो ये आ जाएगा 1650 रुपये, यानी कि डी ऑप्शन। लेकिन मेरे भाई, एग्जाम में आपको इस क्वेश्चन को बिना पेन उठाए सॉल्व करना है। देखो, आपको सीधा दिख रहा है कि पहले लाभ हुआ 12% का, फिर हुआ 14% का, यानी कि हमको 2% का लाभ ज़्यादा मिल रहा है। और रुपए में हमसे कहा है कि हमको 33 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, यानी कि 2% वैल्यू हो जाएगी 33 की। और हमको 100% की वैल्यू निकालनी है। अगर 2% 33 है तो 1% हो जाएगा 16.5, तो 100% हो जाएगा 1650, यानी कि डी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि cos 2θ बराबर sin θ हो और थीटा 0 और 90 डिग्री के बीच स्थित है तो थीटा का मान क्या होगा। तो देखो, हमको दिया हुआ है cos 2θ बराबर sin θ, और ये बात हम जानते हैं कि sin A बराबर होता है cos B के, और tan A बराबर होता है cot B के, और sec A बराबर होता है cosec B के। और ये कब बराबर होते हैं, जब A प्लस B बराबर हो 90 डिग्री के, यानी कि इन दोनों कोणों का योग बराबर हो 90 डिग्री के। और हमको यहाँ पर दिया हुआ है sin θ बराबर cos 2θ, यानी कि sin A बराबर cos B। और ये कब बराबर होते हैं, जब A प्लस B बराबर किसके हो, 90 डिग्री के, यानी कि थीटा प्लस 2θ बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो थीटा प्लस 2θ यानी कि 3θ बराबर आ जाएगा 90 डिग्री। और यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री, जो कि आ जाएगा बी ऑप्शन। अगर आपको ये बात पता है तो आप इस क्वेश्चन को बिना पेन उठाए आराम से सॉल्व कर सकते हो। और अगर आपको ये बात नहीं पता तो भी आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजयी प्रत्याशी को कुल मतों का 48% मत प्राप्त हुआ। उसके प्रतिद्वंदी को 6800 मत मिले, जो कि कुल मतों का 34% था। कुछ वोट अमान्य थे। चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार की जीत का अंतर और अमान्य वोटों की संख्या कितनी होगी। तो देखो, जो विनर है यानी कि जो जीता है उसको वोट मिले हैं कितने, 48%। और जो हारा है यानी कि जो लूजर है उसको वोट मिले हैं 34%। और हमसे कहा है
कि जो लूजर है उसको वोट मिले हैं 6800, तो 6800 वैल्यू हो जाएगी 34% की। तो 1% की वैल्यू निकालने के लिए इसको भाग दे देंगे 34 से, तो ये कर जाएगा इससे 200 बार, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 200। और हमसे पूछा क्या है कि चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार की जीत का अंतर, तो इन दोनों का अंतर कितना है 48 माइनस 34, यानी कि 14% का अंतर है। और 1% की वैल्यू 200 है, तो 14% की वैल्यू हो जाएगी 14 गुणा 200, जो कि आ जाएगा 2800, जो केवल सी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा आंसर। हमसे इसमें अमान्य वोटों की संख्या भी पूछ रही है, लेकिन 2800 केवल सी ऑप्शन में दिया है, तो उसको निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आप उसको निकालना भी चाहें तो देखो अमान्य वोट कितने हो जाएंगे, देखो 48% इसको मिले हैं, 34% इसको मिले हैं, बाकी वोट अमान्य हैं। देखो 48 प्लस 34 कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा, तो 100 माइनस 82 करेंगे तो 18% आ जाएगा, तो 18% वोट अमान्य है। और 1% की वैल्यू 200 है, तो 18% की वैल्यू हो जाएगी 18 गुणा 200, यानी कि 3600। बाकी इसको निकालने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे 20 छात्रों का गणित में 30 में से प्राप्तांक दिया गया है और इन आंकड़ों का हमको 2 गुणा माध्यिका माइनस बहुलक निकालना है। तो देखो सबसे पहले हमको इन आंकड़ों को असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखना पड़ेगा। तो सबसे छोटा है 7, तो सबसे पहले लिखेंगे 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद हमको दिखाई दे रहा है 12, जो कितने बार है 1 2 3, 3 बार है, तो 12 लिख देंगे 1 2 3 बार। इसके बाद है 13, 13 कितने बार है 2 बार, तो 2 बार हम 13 लिख देंगे। उसके बाद है 14, 1 2 3 4, 4 बार 14 है, तो 14 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। 14 के बाद 15 है जो कि 1 बार है, तो यहाँ पर लिख देंगे 15। इसके बाद है 16, 16 1 बार है, तो 16 1 बार लिखेंगे। इसके बाद 17 है, 17 1 बार है, तो 17 1 बार लिखेंगे। इसके बाद है 18, 1 2 3 बार, तो 18 हम लिख देंगे 1 2 और 3 बार। इसके बाद है 19, 1 बार है। उसके बाद है 20 जो कि 2 बार है। यहाँ पर हमने ये सभी डेटा लिख लिए हैं। अब देखो हमसे पूछा है 2 गुणा माध्यिका माइनस बहुलक, तो सबसे पहले हम माध्यिका निकालेंगे। माध्यिका यानी कि मीडियन। तो मीडियन क्या होता है, यहाँ पर देखो टोटल कितने पद हैं 20, तो 20 का आधा हो जाएगा 10। तो मीडियन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 10वां पद प्लस 11वां पद और इसका आधा। तो इसका 10वां पद क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 14 है और 11वां पद भी 14 है। तो 10वां पद प्लस 11वां पद बटा 2 आ जाएगा 14। देखो 14 प्लस 14 बटा 2 यानी कि 14 दूनी 28 बटा 2 यानी कि 14। और हमको निकालना है बहुलक यानी कि मोड। मोड होता है जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार रिपीट है 14, जो कि कितने बार है 4 बार है, और 4 बार से ज़्यादा कोई और नंबर नहीं है, तो इसका बहुलक भी क्या हो जाएगा 14। और हमको निकालना है 2 गुणा माध्यिका माइनस बहुलक। तो 2 गुणा माध्यिका यानी कि 2 गुणा 14 आ जाएगा 28 माइनस बहुलक जो कि है 14, तो ये आ जाएगा 14 जो कि आ जाएगा बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखो 2 गुणा 3 आ जाएगा 6, तो ये हो गया 1/6 प्लस 5/6,
तो ये आ जाएगा बटे में 6, 5 + 1 6, तो ये आ जाएगा 1। तो इसकी वैल्यू आ गई है 1। यहाँ पर देखो 4 से 4 कट जाएगा और 3 से ये कट जाएगा 7 बार, और यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/3 माइनस 1/7, तो ये आ जाएगा 7 × 21 और ऊपर आ जाएगा 7 - 3 जो कि आ जाएगा 4, जो कि है डी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमको ये इक्वेशन दी हुई है और x का मान हमसे पूछा है। अब हमसे x का मान पूछा है तो इसको हम इधर ही रखेंगे और √2 को उधर ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा √x बराबर √3 माइनस √2। अब x निकालने के लिए इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा √x का स्क्वायर यानी कि x, और a माइनस b का होल स्क्वायर यानी कि a² + b² माइनस 2ab। तो यहाँ पर √3 का स्क्वायर 3 प्लस √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2ab यानी कि 2 × √3 × √2, तो ये आ जाएगा 3 और 2 5 माइनस 2 √3 × 2 यानी कि 6, जो कि आ जाएगा ए ऑप्शन। लेकिन एग्जाम में आप इसे बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हो। देखो इस इक्वेशन में हमको x चाहिए, तो देखो √2 को तो हम इधर लेके जाएंगे और इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो हमको पता है √3 माइनस √2 का स्क्वायर करना है। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 और 2 5 हो जाएगा और माइनस 2ab यानी कि 2 √6 आ जाएगा, जो कि हम सीधा देख सकते हैं। इसके लिए हमको थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमको ये डायग्राम दिया हुआ है और कहा है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम है और भुजा BC को E तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि BC बराबर है EC के, और AE को मिलाते हैं, A से E को हम मिला देते हैं, जो CD को P पर प्रतिच्छेदित करती है, और त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल कितना होगा। तो ABE का क्षेत्रफल यानी कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा इस पैरेललोग्राम यानी कि ABCD के क्षेत्रफल के, यानी कि डी ऑप्शन। कैसे, तो देखो हमको निकालना है त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 बेस इंटू हाइट यानी कि आधार गुणा ऊंचाई। तो ये बराबर आ जाएगा, देखो अगर हम इस भुजा को x मान ले यानी कि BC को x मान ले तो BC बराबर है CE के, तो ये भी x हो जाएगा। अब देखो 1/2 इस त्रिभुज का बेस क्या होगा, ये पूरा यानी कि x + x यानी कि 2x, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 2x इंटू हाइट निकालने के लिए इस पे हम लंब डाल देते हैं और इसको h मान लेते हैं, तो इसकी हाइट हो जाएगी h। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा और त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा x इंटू h। इसी तरीके से हम पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालें तो इसका क्षेत्रफल बराबर होता है बेस इंटू हाइट, और इस चतुर्भुज का बेस हो जाएगा ये x, तो ये आ जाएगा x, और इसकी हाइट क्या होगी, यही वाला h, तो ये इसकी हाइट हो जाएगी। तो इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर आ रहा है, तो इनका क्षेत्रफल बराबर होगा यानी कि डी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और B अकेले उस कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। यदि किसी अन्य कार्य के कारण
ए को कार्य पूरा होने के पहले छोड़ना पड़ा और अंतिम 5 दिनों का कार्य बी ने अकेले किया, तो कार्य पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा। तो देखो हमसे कहा है कि ए कुल कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और बी कुल कार्य को कर सकता है 30 दिनों में। तो सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए हम 20 और 30 का एलसीएम लेंगे जो कि आ जाएगा 60। अब हम निकालेंगे इनकी एफिशिएंसी, यानी कि एक दिन का कार्य। यदि ए 20 दिनों में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 60/20 यानी कि 3 काम करेगा। यदि बी 30 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 60/30 यानी कि 2 काम करेगा। और हमसे क्वेश्चन में कहा है कि अंतिम 5 दिनों का कार्य बी ने अकेले किया, तो बी ने अंतिम 5 दिनों का कार्य अकेले किया है और बी एक दिन में 2 काम करता है तो 5 दिन में कितना काम कर लेगा, 5 × 2 यानी कि 10 काम कर लेगा। और टोटल काम कितना है, 60 में से 10 काम तो बी ने अकेले किया है, तो बचा कितना काम है, तो 60 - 10 यानी कि 50 काम बचा है। तो ये 50 काम किसने किया है, ए और बी दोनों ने मिलके किया है। ए एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 2 काम करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर लेंगे, 3 + 2 यानी कि 5 काम कर लेंगे। और काम कितना करना है, 50। यदि ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं तो 50 काम करने में कितने दिन लगेंगे, 50 में हम भाग दे देंगे 5 का, यानी कि 10 दिन लगेंगे। और हमसे पूछा है कि कार्य को पूरा करने में कुल कितना समय लगेगा। तो देखो ए और बी दोनों ने मिलकर 10 दिन काम किया है और बी ने अकेले 5 दिन काम किया है, यानी कि टोटल काम पूरा होने में टोटल कितने दिन लगे हैं, 10 + 5 यानी कि 15 दिन लगे हैं, जो कि आ जाएगा डी ऑप्शन। आसान सवाल है। इन सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, बाकी क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।